दोस्तों आप सभी को ईद मुबारक और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी एक बर्थडे पार्टी की कहानी है। दोस्तों इस बर्थडे पार्टी में एक साजिश रचा जाता है और साजिश इतनी खतरनाक थी कि एक तरफ तो केक काटा जा रहा था, लेकिन केक कटने के तुरंत ही बाद एक गर्दन भी काटने की तैयारी चल रही थी। और जैसे ही कातिल को मौका मिलता है, वो गर्दन काट लेता है और वहां से रफू चक्कर होता है और भाग लेता है। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस इस मामले में तफ्तीश और छानबीन करती है, तो जो कातिल था वो मात्र 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाता है। और जब उससे पुलिस पूछताछ करती है, तो एक दिल दहला देने वाली कहानी निकल कर सामने आती है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कातिल कौन था और इसने कत्ल क्यों किया था एक बर्थडे पार्टी में, तो आपको मेरे साथ इस कहानी के एपिसोड में अंत तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बेंगलोर की है। बेंगलोर में एक जगह पड़ता है कनकपुरा। इसी कनकपुरा में एक लड़की रहती है अपने परिवार के साथ, और इस लड़की का नाम था नाब्या। जो नाब्या है, इसकी उम्र तकरीबन 24 साल है और ये बेंगलोर पुलिस में ड्यूटी करती है, नौकरी करती है, गवर्नमेंटेड जॉब है इसका। और ये पुलिस में क्लर्क के पद पर है। दोस्तों 14 अप्रैल को नाब्या अपने घर से निकलती है और वो कहीं चली जाती है। अपने घर वालों से कहती है कि अभी वो कुछ समय में वापस आ जाएगी। ये अपने घर से निकलती है 14 अप्रैल को और जाती है। काफी समय गुजर जाते हैं, लेकिन जो नाब्या थी वो वापस अपने घर नहीं लौटती है। जो उसके परिवार वाले थे, नाब्या के फोन पर कॉल करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब नाब्या का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और उससे बात नहीं हो पा रही थी। परिवार वाले काफी परेशान होते हैं, मन ही मन उसको ढूंढते हैं, तलाशते हैं। उसके जितने भी दोस्त थे, जानने वाले थे, उनसे पूछते हैं, लेकिन परिवार वालों को नाब्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अंत में परिवार वाले थक हार कर पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर नाब्या की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी इस मामले में तेजी लाती है, क्योंकि वो भी एक पुलिस अफसर थी, पुलिस में ही वो भी जॉब करती थी। पुलिस अब उसको यानी कि नाब्या को ढूंढने की कोशिश करती है। सबसे पहले तो जो नाब्या का नंबर था उसको ट्रेस पर लगाया जाता है। जैसे ही ट्रेस पर लगाया जाता है नंबर, वैसे एक लोकेशन मिलता है पुलिस को, और ये नाब्या का आखिरी लोकेशन था। उसके बाद से नाब्या का मोबाइल बंद हो गया था। पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है और वो लोकेशन वहीं बेंगलोर का ही एक इलाका पड़ता है, लागोरे। इसी लागोरे इलाके का ये लोकेशन था। पुलिस लागोरे इलाके में पहुंचती है और उस घर के पास पहुंचती है जहां पर नाब्या का मोबाइल बंद हुआ था। पुलिस उस मकान के सामने जाती है तो देखती है कि ये मकान बाहर से लॉक है और इसमें घर के अंदर शायद कोई भी मौजूद नहीं है। पुलिस वो घर का ताला तोड़ती है और ताला तोड़ने के बाद, दरवाजा तोड़ने के बाद उस घर के अंदर जाती है। जब पुलिस उस घर के अंदर पहुंचती है तो पुलिस के पैरों के तले से जमीन खिसक जाते हैं और पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां एक लड़की पड़ी हुई थी जो बिल्कुल खून से लथपथ थी और ऐसा लग रहा था कि उसके गर्दन पर चाकुओं से वार किया गया है। पुलिस फौरन इस लड़की को हॉस्पिटल भेजती है, लेकिन हॉस्पिटल जाते ही जो डॉक्टर थे वो देखते ही इसको मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस इस लड़की की पहचान कराती है तो पता चलता है कि ये वही लड़की है जो गायब हुई थी 14 अप्रैल के दिन, और ये नाब्या ही है। अब पुलिस इसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पता करती है कि ये जो मकान है, जिस घर में इस लड़की की लाश मिली थी, जो नाब्या की लाश मिली थी, वो घर किसका है। पुलिस जब इसके बारे में पता करती है तो पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम प्रशांत है, और ये प्रशांत का ही घर है जो अकेले यहाँ पर रहता था। अब पुलिस प्रशांत के बारे में पता करती है। जो नाब्या के परिवार वाले थे उनसे पूछती है कि क्या वो प्रशांत को जानते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि प्रशांत तो हमारा एक दूर का रिश्तेदार है और वो यहाँ घर, उसी का ये घर है और वही यहाँ पर ये रहता है। पुलिस प्रशांत का नंबर लेती है, उसके नंबर को ट्रेस करती है और मात्र 24 घंटे के अंदर ही, यानी कि 14 अप्रैल को ये मर्डर हुआ था और 15 अप्रैल को पुलिस प्रशांत को उठा लेती है और उसे थाने लाती है और प्रशांत से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान प्रशांत बड़े ही आराम से अपना गुनाह कबूल करता है और वो बताता है कि जी मैंने ही उसको यानी कि नाब्या को मारा है। पुलिस वजह पूछती है कि आखिर तुमने क्यों मारा है, तो जो प्रशांत था वो एक कहानी सुनाता है और इसने जो कहानी सुनाई थी वो कहानी कुछ यूं है। दोस्तों ये जो नाब्या है, जो पुलिस में ड्यूटी करती है एक क्लर्क के पद पर, ये नाब्या और जो प्रशांत है, इन दोनों में पिछले 6 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसके बारे में जो नाब्या के परिवार वाले हैं उनको कोई जानकारी नहीं थी। ये जो नाब्या थी वो अक्सर प्रशांत के घर आ जाया करती थी, यहाँ रहती थी, क्योंकि प्रशांत यहाँ अकेले रहता था और इसके साथ यहाँ पर कोई नहीं रहता था। ये दोनों साथ में होते और काफी समय बिताते, और फिर जो नाब्या थी वो अपने घर चली जाती और घर ये बताती
कि वो ड्यूटी पर गई हुई थी और ड्यूटी से वापस लौटी है। दोस्तों इसी साल 2023 में ही नाव्या का बर्थडे पड़ता है 11 अप्रैल के दिन, और उस बर्थडे में बड़ी ही धूमधाम से वो बर्थडे मनाया जाता है, नाव्या पार्टी रखती है। लेकिन उस पार्टी में जो नाव्या का प्रेमी था प्रशांत, वो नहीं शामिल हो पाता है। वो फ़ोन करके उसको बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रशांत कहता है कि वो बिज़ी है, इस वजह से वो बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाएगा। जो नाव्या थी वो अब इससे नाराज़ रहने लगी थी थोड़ी-थोड़ी सी, और इससे अब बातें भी करनी कम कर दी थी। तो अब जो प्रशांत है वो नाव्या को मनाना चाहता है, और उसको मनाने और समझाने के लिए एक बड़ी पार्टी का अरेंज करता है और अपने घर पर वो पार्टी रखता है। और इस पार्टी में मात्र 2 ही लोग शामिल होने वाले थे, एक नाव्या और दूसरा ये प्रशांत। प्रशांत नाव्या को फ़ोन करता है और वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं एक पार्टी रखा हूँ। तुम्हारे बर्थडे पार्टी में 11 अप्रैल को तो मैं नहीं आ सका था, लेकिन 14 अप्रैल के दिन शाम को मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी रखा हूँ और उस पार्टी में तुमको आना होगा। जब नाव्या ये बात सुनती है तो थोड़ी-सी खुश होती है, और फिर 14 अप्रैल को वो बड़ी ही सज-धज के वो निकलती है अपने घर से और प्रशांत के घर पहुँचती है। जब प्रशांत के घर नाव्या पहुँचती है, तो उस घर की हालत देखती है, वहाँ की स्थिति देखती है, तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो खुश थी काफ़ी, और जो उसकी नाराज़गी थी, उस घर की हालत को देखकर उसकी नाराज़गी दूर हो चुकी थी। क्योंकि घर को बड़ी ही बढ़िया तरीके से सजाया गया था। हर तरह से वहाँ पर डेकोरेशन के सामान थे, और बड़ी ही खूबसूरत उस समय उसका घर लग रहा था। वहाँ एक बड़ा-सा केक भी मँगाया गया था, ये बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। अब जो नाव्या की नाराज़गी थी वो दूर हो चुकी थी, और अब बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जा रहा था। गाने बज रहे थे और हैप्पी बर्थडे विश किया जा रहा था। अब बारी आती है केक काटने की, लेकिन जिस लड़की को केक काटना था, यानी कि नाव्या को केक काटना था, उसको ये नहीं पता था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। नाव्या केक काटती है, और केक काटने के बाद एक दूसरे को दोनों केक खिलाते हैं, और फिर नाव्या वहाँ बैठकर वहाँ मज़े ले रही थी। वहाँ का जो माहौल था वो माहौल बहुत बढ़िया था, और उस माहौल में जो नाव्या थी वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही थी। वो बैठी हुई थी वहीं पर, तभी जो प्रशांत है वो उसके पास से उठता है और किचन में जाता है, और किचन से एक चाकू लेकर आता है। वो चाकू लेकर आता है और नाव्या के पास जाता है। नाव्या अभी कुछ समझ पाती कि उससे पहले जो प्रशांत है वो नाव्या के गर्दन पर चाकू रखता है, और उस चाकू से उसका गर्दन रेत देता है, और नाव्या वहीं से खून से लथपथ हो जाती है और वो वहीं गिर जाती है। अब जो प्रशांत था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इस लाश के साथ, और वो अब वहीं उस लाश के पास बैठा है, और उस लाश के पास बैठे-बैठे वो पूरी रात गुजार देता है। सुबह होती है, और सुबह होने के बाद जो प्रशांत है वहाँ से भाग खड़ा हो जाता है और कहीं वो दूर चला जाता है। लेकिन जब पुलिस इस लड़की का यानी नाव्या का मोबाइल ट्रेस करती है और नाव्या के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, तो नाव्या का लोकेशन प्रशांत का आखिरी घर मिलता है, और पुलिस प्रशांत के घर पहुँचती है और यहाँ से इसकी लाश को उठा लेती है। और जब पता चलता है कि इसकी मौत हो चुकी है, तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस के पास अभी भी एक सवाल था कि जिससे ये प्यार करता था, और वो लड़की भी प्रशांत से प्यार करती थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि प्रशांत को उसके साथ ऐसा करना पड़ा, और प्रशांत को उस लड़की को मौत के घाट उतार देना पड़ा? तो पूछताछ में प्रशांत बताता है, कहता है कि साहब जो नाव्या थी, हम दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और हम दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे। वो बताता है कि इसके बारे में अभी परिवार वालों को नहीं जानकारी थी। उसका कहना था कि अगर परिवार वाले नहीं मानते तो भी हम दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन साहब हम दोनों के बीच में उस वक़्त दरारें आ गईं जब नाव्या का एक चैट मेरे हाथ लग गया, जो किसी लड़के से बात की हुई थी। तभी मुझे उस पर शक हो गया कि वो किसी और से प्यार करती है, और किसी और से भी वो बातें करती है। और मैं इसके बारे में जब उसे नाव्या से बातचीत किया, तो हम दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा करके जो नाव्या है वो अपने घर चली गई। फिर हम दोनों की जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो गई, बातें नॉर्मल हो गई। लेकिन अभी भी मेरे अंदर नाव्या को लेकर एक शक था, और वो शक के बारे में मैं क्लियर करना चाहता था कि वो किसी से बात करती है या भी नहीं। लेकिन वो इस बारे में कुछ भी क्लियर बता नहीं रही थी, और मेरा गुस्सा जो पारा था मेरा चढ़ता जा रहा था, और मैं सोच लिया कि इसको रास्ते से हटा दूँगा और इसको मार दूँगा। जो कहता है कि जो मेरी नहीं हो सकती, वो किसी को मैं होने नहीं दूँगा। फिर ये मौके की तलाश में लगता है, और इसको मौका मिलता है, और ये बताता है, प्रशांत बताता है कि उसकी बर्थडे पार्टी में जब मैं नहीं गया, तो जो नाव्या थी वो मुझसे नाराज़ हो गई थी, और मैं उसको खुश करना चाहता था, और मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है, और इस मौके पर उसको
मैं अपने घर बुलाता हूँ और एक बर्थडे पार्टी रखता हूँ और उसी में ही इसका काम तमाम कर दूंगा। फिर मैं एक बर्थडे पार्टी रखा और उस बर्थडे पार्टी में उसको बुलाया, केक भी मंगाया। वो केक केक जैसे ही काटी और हम दोनों ने केक खाया, उसके बाद से मैं उसका गर्दन काट दिया। दोस्तों, इस समय जो प्रशांत है वो पुलिस हिरासत में है और पुलिस और भी सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है और जो चाकू था जिससे नाव्या का गर्दन काटा गया था, वो चाकू भी पुलिस अपने कब्जे में ले ली है। दोस्तों, ये थी कहानी जिसमें एक लड़की को बुलाया जाता है, जो उसका प्रेमी है, उसको बुलाता है केक काटने के लिए, बर्थडे पार्टी मनाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लड़की केक काटती है, उसके बाद उसको अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है और उसी लड़की का गर्दन काट दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।